मेरा नाम आदित्य पाल है। अभी मैं ट्रिपल आईटी सीसीटी से बीटेक कर रहा हूँ सीएससी में। और मेरी मेंस की रैंक 34,000 है और मैं गैब से बिलोंग करता हूँ। तो आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स जैसा कि नाम से है, दिस इज द मीन्स इस चैप्टर में हमें जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनी हुई, क्योंकि कार्बन, सब जानते हैं कि कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ द लाइफ। मीन्स लाइफ जो एलिमेंट, जिस एलिमेंट से फॉर्म हुई थी वो कार्बन है। और बायोमोलिक्यूल इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन एक्चुअली, क्योंकि यही दो कंपाउंड मिलके सारी मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन की नींव है। तो जैसा कि देख रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स में, तो जैसे यहाँ पे लिखा, लिविंग सिस्टम ग्रोज सस्टेन एंड रिप्रोड्यूस सिस्टम। मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट अ लिविंग सिस्टम इज दैट इट इज कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है। The pursuit of the knowledge of what goes on chemically within the living system falls in the domain of biochemistry. तो it is a study, ये ये चैप्टर इज a perfect combination of biology and chemistry, and hence this is called organic chemistry. Organic chemistry is the study of थिंग्स लाइक, ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिलोंग करती है और बायोलॉजी से भी रिलेटेड है और केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है, बहुत हद तक बायोलॉजी से रिलेटेड है। क्योंकि इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, यहाँ पे जैसे देख सकते हो लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स बायोलॉजी की चीजें, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड बायोलॉजी की चीजें, हार्मोन्स बायोलॉजी की चीजें हैं। ठीक है। विटामिन, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, सारी बायोलॉजी, डीएनए आरएनए बायोलॉजी की चीज है। और रोल ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन बायोसिस्टम, पूरी चीजें बायोलॉजी के ऊपर है और इसको परफेक्टली लिंक किया है केमिस्ट्री के थ्रू। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, पहले हमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट्स से क्लासिफिकेशन के बारे में, कैसे कैसे कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया गया है। फिर उसके बाद सारी जैसे ग्लूकोज की प्रिपरेशन, ग्लूकोज के बारे में बताया गया, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फ्रक्टोज, जो कि तुम्हारे को स्ट्रक्चर वाइज याद रहने से, पहली बार ऐसा कोई चैप्टर होगा जिसमें तुमको बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा। एवरी स्ट्रक्चर तुम्हारे को क्लियर होना चाहिए, पायरैन फ्यूरैन सब क्लियर होना चाहिए, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, और फिर इसका ल्यूओ डी ग्लूकोज और डेक्स्ट्रो ग्लूकोज और लीवो ग्लूकोज, सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि ये कैसे, सुक्रोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उनके बीच में कहाँ लिंकेज है। फिर उसके बाद माल्टोज में कैसे लिंकेज है, C1C4 है यहाँ पे C1C2 है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इन सबको याद रखें। जैसे इसमें लैक्टोज में देख रहे हो आप, इसमें C1C4 है, बट ये इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स लिंकेज है। यहाँ पे हम लोग का स्ट्रेट लिंकेज हो रहा था, बट यहाँ पे हमारे इनवर्स लिंकेज है। ठीक है। तो लिंकेज C1 है C2 4। ठीक है। ये भी एक, ये रिड्यूसिंग शुगर है। यहाँ पे ये भी है रिड्यूसिंग शुगर, ये माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, बट सुक्रोज हमारा इन्वर्ट शुगर होता है। ठीक है। तो वो चीज हमें याद रखनी है। फिर उसका हमें पॉलीसैकेराइड से, स्टार्च, स्टार्च अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन से कंपोजिट होके बना रहता है। अमाइलोज का स्ट्रक्चर ये है, अमाइलोपेक्टिन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है। और वही सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज का भी सिंगल स्ट्रक्चर है हमारा, वो क्या होता है, पॉलीसैकेराइड है, ग्लूकोज यूनिट का C1C4 लिंकेज। तो ये भी एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर ही है। ठीक है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जैसे बताया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, सब कुछ है। फिर हमारी ये पहली पार्ट खत्म हो गया, हम फिर प्रोटीन्स पे आते हैं। प्रोटीन्स में हमें अमीनो एसिड का पढ़ना है, एसेंशियल अमीनो एसिड और फिर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है। ज्वेटर आयन, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, पूरी उसकी वो दी हुई है कि ये हेलिक्स बनता है, ये ऐसा बनता है। ठीक है। तो ये पूरी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बस याद रखनी है, सब कुछ याद करके रखना है। ये चैप्टर आपको मतलब ऐसा है कि बार बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा। अभी जैसे हम यहाँ पे विटामिन है, विटामिन के आगे या हमने एंजाइम छोड़ दी। एंजाइम से, एंजाइम्स क्या होती हैं, मैकेनिज्म एंजाइम एक्शन, विटामिन, विटामिन का क्या एसेंशियल रोल है लाइफ में और कैसे उसके बॉडी फंक्शन करती है। न्यूक्लिक एसिड क्लासिफिकेशन हो गई उसकी। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। फिर उसके बाद
सब कुछ है। फिर उसके एट द एंड हमें आता है बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स के बाद हमारे पास आती है ये कि हॉर्मोन्स के बाद हमारे पास आती है कि कैसे हमारे लाइफ में ये मॉलिक्यूल्स हमें बॉडी मॉलिक्यूल्स हमें अफेक्ट करते हैं, हमारे को कैसे वो करते हैं। तो ये सब करने के बाद फिर हमें यहाँ पे समरी दी है, समरी पढ़ेंगे। समरी की चैप्टर ब्रीफ है, ठीक है। तो अब हम ऐसे ही अपने एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। तो एक्सरसाइज के ऊपर जैसे हम देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर मोनोसैकराइड्स। जैसा कि हमने पढ़ा है, मोनोसैकराइड्स क्या होता है। तो मोनोसैकराइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट व्हिच कांट बी हाइड्रोलाइज्ड टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। देयर जनरल फॉर्मूला इज CH2ON, ठीक है, वेयर N बिलोंग्स टू 3 to 7। Monosaccharides are carbohydrates which can't be hydrolyzed to smaller molecules. Their general formula is CH2ON and N equal to 3 to 7, ठीक है। इसमें कुछ बताने की चीज नहीं है, डायरेक्ट डेफिनेशन है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और मोनोसैक्राइड्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक होता है एल्डिहाइड पार्ट होता है एक का, और एक का कीटो पार्ट होता है। एल्डिहाइड पार्ट को हम लोग एल्डोसिस बोलते हैं और कीटो पार्ट को हम कीटोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंट्रोसिस, हेक्सोसिस एंड हेप्टोसिस अकॉर्डिंग एज दे कंटेन 3 4 5 6 7 कार्बन एटम। फॉर एग्जाम्पल ये अपना हो गया CH2OH, ये अपना कीटोसिस वाला हो गया, ये अपना एल्डोसिस वाली होगी, ठीक है। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाटर रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। रिड्यूसिंग शुगर होता है आर दोज विच कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। दे कंटेन इन देम रिड्यूसिंग ग्रुप विच मे बी एल्डिहाइडिक और कीटोनिक। या तो CHO ग्रुप्स हो सकती है या फिर COO वाली ग्रुप होगी, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर आर विद टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। तो जो टॉलेंस रिएजेंट होता है और फेलिंग सॉल्यूशन होता है, उसके साथ ये वाइट सिल्वर वाइट पीपीटी देती है, ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर वाली जो भी होती है। और ये हमें व्हाइट कलर की पीपीटी देती है। और नॉन रिड्यूसिंग डज नॉट गिव दिस रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज एक्सेट्रा आर रिड्यूसिंग शुगर एंड सुक्रोज ऐसे बना इज रिगार्डेड एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज both glucose and fructose are linked through their aldehydic and ketonic goes by glycosidic linkage। क्या होता है सुक्रोज में, जो अपना ग्लूकोज है और फ्रक्टोज का जो भी एल्डिहाइडिक और कीटोनिक पार्ट है, वो हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के वजह से लिंक रहता है, उसके कारण वो रिएक्शन नहीं कर पाता। दिस ग्रुप्स आर नॉट फ्री सक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, राइट टू मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स। तो हमें पूछा जा रहा है कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स के दो मेन फंक्शन। तो दो मेन फंक्शन क्या हो गए कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट। टू मेन फंक्शन आर फर्स्ट स्ट्रक्चर मटेरियल ऑफ प्लांट सेल वॉल। जो अपना जो प्लांट जो पेड़ होता है, पेड़ के जो वॉल्स होते हैं, वॉल्स जो पेड़ के वॉल्स होते हैं या पौधों के वॉल्स, मतलब वो होते हैं वॉल्स, मतलब एक तो मोटी होती है पेड़ की और वो पौधों की पतली होती है। तो दोनों चीज यहाँ पे ना सेल्यूलोज से बनी रहती है। सेल्यूलोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म। मैंने बताया सेल्यूलोज क्या चीज से बना है, अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज के कॉम्बिनेशन से बना है। अमाइलोपेक्टिन हैज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, अमाइलोज हैज अ सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज है ना, स्ट्रक्चर मटेरियल ऑफ प्लांट सिल्वर, वही है। और सेकंड हमारे पास आता है रिजर्व फूड मटेरियल, जो कि बोलते हैं स्टार्च। स्टार्च होता है, स्टार्च हमारे को क्या बोलते हैं, लीव्स में ही फाउंड होता है, फ्रूट्स में फाउंड होता है और रूट्स में फाउंड होता है। मीन्स जैसे जैसे जहां जहां फूड स्टोर कर सकते हैं प्लांट पे, वहां पे होता है। इवन इन द जो क्या बोलते हैं स्टेम ऑफ द प्लांट, दिस फूड स्टोरिंग के लिए जगह होती है, वहां भी स्टार्च के फॉर्म में ही फूड स्टोर होता है, ठीक है। तो जो यही दो मेन फंक्शन है अभी जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स यूज होता है, ठीक है। स्टार्च हमारे हम भी करते हैं कंज्यूम, बट सेल्यूलोज हम हमारी बॉडी कंज्यूम नहीं कर सकती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आते हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग मोनोसैक्राइड्स एंड डाइसैक्राइड्स, ठीक है। तो मोनोसैक्राइड्स और डाइसैक्राइड्स ये हमें याद करना होगा, ठीक है। मोनोसैक्राइड्स में आते हैं राइबोज, टू टू डीऑक्सी राइबोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। और डाइसैक्राइड्स में आते हैं हमारे माल्टोज एंड लैक्टोज, ठीक है। मोनोसैक्राइड मतलब सिंगल सैक्राइड, सिंगल। डाइसैक्राइड्स में दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। याद रखना कि ये सब ऐसे हैं और ये डाइसैक्राइड्स है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय टर्म ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो जो ईथर्ड और ऑक्साइड लिंकेज थ्रू विच टू मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर by the loss of water molecule to form a mole molecule of this disaccharide is called glycosid linkage। तो जैसे अभी हमने देखा, तो ये दो मॉलिक्यूल है, मान लो ये दो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे CH2 जो भी हो, एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी ग्रुप हो, ये हमें नहीं पता। बट जो जब ये दो मॉलिक्यूल एक साथ लिंक हो विथ अ लिंकेज, जो कि या तो एथर्ड हो या ऑक्साइड हो, एथर्ड हो या ऑक्साइड है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में ऑक्सीजन लिंक ही रहती है, ठीक है। या तो एथर्ड हो या ऑक्साइड हो, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऐसा भी होता है ना कि डायरेक्टली ऑक्सीजन पे ही अटैक करके मॉलिक्यूल को तोड़ता है। दिस इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, ये इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। द एथर्ड और ऑक्साइड लिंकेज थ्रू व्हिच टू मोनोसैकेराइड्स यूनिट आर जॉइंड टुगेदर बाय the loss of water molecule to form a molecule of disaccharide is called glycosidic linkage। समझ रहे हो, एक मॉलिक्यूल का और दूसरे मॉलिक्यूल का जब दोनों का एक बार वाटर लॉस होता है और जो डाइसैक्राइड फॉर्म करता है, तो जो कनेक्शन होता है दोनों के बीच, उसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। और छठे क्वेश्चन में आते हैं। छठे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्हाट इज ग्लाइकोजन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्टार्च। तो ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द एनिमल्स बॉडी। इस जो ग्लाइकोजन होता है ना, जब एनिमल बॉडी में जब प्लांट्स में हमारे फूड स्टोर होते थे, तो वो स्टोर होते थे स्टार्च के फॉर्मेट में। अब जब ह्यूमंस में जब फूड स्टोर होता है ना, तो वो ह्यूमंस एनिमल्स में तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च एंड इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू अमाइ टू टू promylpectin, ठीक है। Promylpectin, which means it is branch change polymer of alpha D glucose unit in which chain is formed by C1C4 glycosidic linkage, whereas branching occurs formation of C1C6 glycosidic linkage। ठीक है, तो मैं एक बार इसी में बता देता हूँ कि ये जो है, इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन से सिमिलर है, और इट इज अ ब्रांच चेंज पॉलीमर। इसका एक तो ये नॉर्मल चेन अपना है, और ऊपर से ब्रांचिंग भी है इसमें, नीचे ऊपर ब्रांचिंग है ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। और जो सीधी ब्रांचेस है वो C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और जो ऊपर नीचे वाली ब्रांच है वो C166 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं वन मेन डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है लेंथ ऑफ चेन, जो अपनी चेन की लेंथ होती है। जैसे अमाइलोपेक्टिन में चेन की लेंथ होती है 20 to 25, वहीं ग्लाइकोजन में हमारी 10 कुछ होती है, 10-14 होती है। हाँ हाँ, 10-14 मॉलिक्यूल्स होती है, ठीक है। वन मेन डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन इज द लेंथ ऑफ द चेन्स, ठीक है। इन द अमाइलोपेक्टिन द चेन कंसिस्ट ऑफ 20 to 25 अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, whereas in the glycogen there are 10 to 14 molecules, ठीक है, of alpha D glucose present। अब हम देखें, ग्लाइकोजन इज मोर ब्रांच देन अमाइलोपेक्टिन। जो अपनी ग्लाइकोजन की मॉलिक्यूल होती है वो ज्यादा ब्रांच होते हैं अमाइलोपेक्टिन की कंसिस्ट। एक बार देख लो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या होती है। सेल्यूलोज की है, और यहाँ पे देख लो अमाइलोपेक्टिन की है, अमाइलोज की है, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन में C1C6 है ना, ऐसी ही ग्लूकोज में ग्लाइकोजन में भी होती है। ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर ऐसी है, यहाँ C1C6 लिंकेज है और इसमें C1C4 है, ठीक है। ऐसी लिंकेज होती है, और ये होती है बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जो कि हमें नहीं देखनी है बिकॉज दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस। ओके, तो हम अपने आप को वापस करते हैं। ग्लाइकोजन इज अ मोर ब्रांच देन अमाइलोपेक्टिन। इट इज मेनली प्रेजेंट इन लीवर, मसल्स एंड आल्सो इन ब्रेन। ये जो ग्लाइकोजन होता है वो हमारे लीवर, मसल्स और ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड बॉडी नीड with the help of certain enzymes present in the body. It has also been found in yeast and fungi. Glycogen has even been found in yeast and fungi. Okay. तो स्टार्च क्या होता है? तो इट्स अ मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच आर वेरी मच एसेंशियल टू ह्यूमन बॉडी सिंस दे सप्लाई एनर्जी टू द बॉडी, ठीक है। स्टार्च क्या होता है? इट्स अ मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
ग्लाइकोजन is is a form of carbon which is help us to store energy in our body. मतलब वो एनर्जी मतलब स्टोरेज के काम में आता है, जैसे स्टार्च प्लांट के स्टोरेज में काम आता है, यहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोरेज में काम है। बट स्टार्च हमारे बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। और ये जो स्टार्च जब एक्सेस में होता है तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर भी हो जाता है, ठीक है। इट ऑकर्स एज ग्रैनुल इन मेनी सीड्स, फ्रूट्स, ट्यूबर्स एंड ऑल्सो इन रूट्स ऑफ मेनी प्लांट, ठीक है। मेनली फाउंड इन व्हीट, मीज, राइस एक्सेट्रा, ठीक है। हम सातवें क्वेश्चन में चलते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या बोला? व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सक्रोज एंड लैक्टोज? और जैसे हम जानते हैं सक्रोज और लैक्टोज दोनों डाइसैकेराइड है, मीन्स दोनों के मतलब दोनों इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोनोसैकेराइड्स। सुक्रोज एंड लैक्टोज आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोनोसैकेराइड। अगर और जब दो मोनोसैकेराइड, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे बनता है? जब हम दो दो मोनोसैकेराइड को जोड़ के उसके बीच का पानी निकाल के तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्साइड और या फिर एथर्ड और या फिर बोलो ऐसे कि ऑक्साइड लिंकेज जो बनती है उसको हम बोलते हैं डाइसैकेराइड, ठीक है। तो अगर हम डाइसैकेराइड में वापस उस लिंकेज में पानी डाल दें, ठीक है, वापस उस लिखते थे पानी अलग तो मोनोसैकेराइड अलग हो जाएगा। जो मोनोसैकेराइड फॉर्म होगा तो हमें उसका लिखना है कि उसका हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये हमें अच्छे से याद करना हो। अगर हमारे पास अगर तुम एक चीज जानो कि अगर तुम्हारे को बहुत अच्छी डीप आइडिया है, ठीक है, और बहुत अच्छे से तुम जानते हो, तो अगर तुमको सक्रोज की स्ट्रक्चर पता है कि सक्रोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो तुम्हें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बट यहीं पे अगर तुम्हें अगर नहीं याद होगा रहा है तुमको, तो एग्जाम में तुम्हारे से नहीं होगा, तो तुम इसको रट के जाओ, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सुक्रोज पे जब हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे क्या आ रहा है, सिस्टिक सेल्यूलोसिस और सिस्टिक सेल्यूलोसिस। इसका क्या मतलब है कि दोनों तुम्हारे लिए ग्लूकोज ही दिख रहे हैं, बट दोनों ग्लूकोज में अंतर है। एक होगा डी लीवो डी लीवो ग्लूकोज और डी, एक लीवो होगा एक डेस्ट्रो होगा, ठीक है। दोनों की ऑप्टिकल एक्टिविटी एक दूसरे को कैंसिल करती है, इसीलिए सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, इसीलिए सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नाउ सेकंड में हम देखेंगे लैक्टोज। लैक्टोज में क्या है? लैक्टोज में भी सेम है, C6H12O6 होती है और C6H12O6 है। पर यहाँ पे भी हमें डी प्लस ग्लूकोज ही मिलता है और डी प्लस गैलेक्टोज मिलता है। ग्लूकोज गैलेक्टोज सब में थोड़ी थोड़ी अंतर है, सब में OH की पोजीशन की अंतर है। किसी में OH लेफ्ट साइड होता है, किसी में OH राइट साइड होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको पता होना चाहिए ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है, गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है। सब कुछ याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10.8 में चलते हैं। तो ये रिएक्शन जैसे मैंने बोला ये याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हमें पूछा जा रहा है 8th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेल्यूलोज? जैसे मैंने स्टार्टिंग से बता रहा है, सेल्यूलोज कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज बोला, स्टार्च कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, अमाइलो स्ट्रक्चर एंड अमाइलोपेक्टिन स्ट्रक्चर। जो अमाइलो स्ट्रक्चर होती है वो लीनियर पॉलीमर होती है अल्फा डी ग्लूकोज, वाइल सेल्यूलोज लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। जो अमाइलोज होती है वो लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड सेल्यूलोज इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। स्टार्च अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से कंसिस्ट करती है। अमाइलोज अल्फा डी ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर है और सेल्यूलोज बीटा डी ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर है। इन अमाइलोज C1 C4 आर कनेक्टेड बाय ईच अदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंक, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। C1 C4 कनेक्टेड होते हैं अमाइलोज में, और सेल्यूलोज में C1 C4 आर कनेक्टेड बाय बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। और यहाँ पे हमारे को दिया अमाइलोपेक्टिन हैज अ ब्रांच स्ट्रक्चर, ठीक है, वो हमारे को नहीं देगी। तो यहाँ पे जैसे तुम देख सकते हो कि ये अमाइलोज की अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, ठीक है। सेल्यूलोज की बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ऊपर नीचे बीटा बोलते हैं। तो मैंने बोला था ना उस टाइम की वो क्रॉस टेढ़ा ऐसा था, तो वो ग्लाइकोसाइडिक बीटा बोलते हैं और ये अल्फा लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। और ये अमाइलोपेक्टिन की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है।
ठीक है, इसमें अल्फा लिंकेज भी होती है और बीटा लिंकेज, C1C6 है यहाँ पे, और यहाँ पे C1C4 है, यहाँ पे C1C4 है। और नाइन्थ क्वेश्चन में पूछा व्हाट हैपेंस टू डी ग्लूकोज व्हेन इट इज ट्रीटेड विद फॉलोइंग एजेंट, फर्स्ट HI, सेकंड ब्रोमीन वाटर, थर्ड HNO3। तो जैसा कि हम जानते हैं कि HI और हीट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, तो वो इस स्ट्रक्चर के सारे पानी उड़ा दे, सारे पानी उड़ा देगा, ठीक है, ये बना देगा एक सिंगल हाइड्रोकार्बन चेन बना देगा, ठीक है, ये सारे पानी उड़ा के सारे ऑक्सीजन और सारे ऑक्सीजन वाले चीजें उड़ा के पानी सीधे हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है। Br2H2O, ये भी ये जो हमारी जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है ऊपर में, ठीक है, वो एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बना देगा, उसको जो ग्लूकोज है उसको ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। Br2H2O एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। और नेक्स्ट हमारा है HNO3 विच इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Br2H2O, ठीक है, उससे ये ज्यादा ऑक्सीडाइज करके ये हमें ऊपर और नीचे दोनों जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप में डाल देगा और इसको सैकारिक एसिड बना देगा। क्या बना देगा? सैकारिक एसिड, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर्स और नाम बिल्कुल अच्छे से ऑन द टिप ऑफ योर टंग होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ऑन द टिप ऑफ योर टंग, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखी हुई कन्वर्ट टू NXN फर्स्ट केस में, सेकंड कन्वर्टेड टू ग्लूकोनिक एसिड, थर्ड कन्वर्टेड टू सैकारिक एसिड। क्या कन्वर्टेड टू सैकारिक एसिड, सेकंड में क्या कन्वर्टेड टू ग्लूकोनिक एसिड, फर्स्ट में क्या एन हेक्सेन का हाइड्रोकार्बन। ओके, टेंथ क्वेश्चन में, तो टेंथ क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि enumerate the reaction of D-glucose which can't be explained by its open chain structure। तो जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज नेचुरली फाउंड होता है क्लोज स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हमने अभी देखा था, जो हमने सुक्रोज का ऊपर स्ट्रक्चर देखा था, हम भले ही उसको C6H12O6 ऐसे पढ़े, ठीक है, उसको हम लिखने के लिए हाइड्रोकार्बन चेन फॉर्म में लिख दें, बट जो नेचुरली जैसे प्रेजेंट है, नेचुरली वो एक क्या बोलते हैं, बेंजीन रिंग टाइप नहीं होती, बेंजीन हेक्सेन रिंग फॉर्मेट में रहती है, ठीक है, क्योंकि उसका बहुत अच्छा रीजन है कि जो वो हेक्सेन रिंग स्ट्रक्चर है वो काफी स्टेबल होती है ग्लूकोज के लिए, ऊपर से जो रिएक्शंस होती है, द चेन दे आर फॉर्मिंग, वो उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर में नहीं बन सकता, ठीक है। ओपन चेन स्ट्रक्चर ही फाउंड होता है, ठीक है, पर वो 1-2% होता है, मोस्टली दे आर इन अ क्लोज चेन फॉर्मेट। और जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, उसकी सबसे बड़ी नाकामी है कि फर्स्ट वो 2,4-DNP के साथ रिएक्शन नहीं देता, ठीक है, सेकंड वो NaHSO3 के साथ क्या बोलते हैं, जो 2,4-DNP NaHSO3 और स्टिफ एजेंट है, तीनों इसके वो ग्लूकोज के आइडेंटिफाइंग टेस्ट है, ठीक है, कि यहाँ पे जो एल्डिहाइडिक का कीटोनिक ग्रुप है वो रिएक्शन करके द चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन वो प्रोवाइड करता है। NaHSO3 की में PPT आती है, ठीक है। फोर्थ में हमें देखो एसिटेट हाइड्रो, ये भी हमारी एसिटेट एनाहाइड्राइड विद हाइड्रोक्सिलामाइन, ये भी हमारी एक टेस्ट ही है जिसमें हमें क्या बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, ये हमारे को, ये भी हमारी एक PPT प्रोवाइड करती है शायद, लाइक मेरे को उतना याद नहीं है, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे भी एक PPT प्रोवाइड होती है, ठीक है। फिर ये D प्लस ग्लूकोज इज फॉर्म टू एग्जिट इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म, और ये भी है कि जो अपनी जो D प्लस ग्लूकोज है वो 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही होती है, ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर में नहीं आ पाएगी, ये चीज अवेलेबल नहीं है ओपन चेन स्ट्रक्चर में। तुम यहाँ पे देख सकते हो जो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो इन दोनों के बीच में करता है, ये 1-2% होता है, ये 1-2% होगा, ये शायद 53% होता है, और ये शायद 40, ऐसे मतलब 40 से 45% होता है, ठीक है, मतलब ज्यादा स्टेबल ये वाली स्ट्रक्चर है बीटा डी ग्लूकोज की। 11th क्वेश्चन में आता है, 11th क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। तो अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड विच आर
which are needed by body for good health and proper growth of human egg. अमीनो एसिड जिनकी जरूरत है बॉडी के गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ के लिए, बट आरंट सिंथेसाइज, वो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होती, बॉडी के अंदर नहीं बनती है, उनको हम बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। वो मोस्टली हमें बाहर से या किसी और मीडियम से हमें प्रोवाइड कर होती है, ठीक है। उसके एग्जांपल्स है वैलिन और ल्यूसिन। वैलिन और ल्यूसिन एसेंशियल अमीनो एसिड के एग्जांपल है, वैलिन और ल्यूसिन, ठीक है। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होगी फिर? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी के लिए तो है चाहिए, कि वो गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ के लिए तो चाहिए, बट आर सिंथेसाइज इन बॉडी, उसको उसके लिए कहीं बाहर से रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। उनको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। इसका एग्जांपल है ग्लाइसिन और एलानिन। क्या एग्जांपल है? ग्लाइसिन और एलानिन, ठीक है। अब 12th क्वेश्चन में चलते हैं। 12th क्वेश्चन बोला डिफाइन द फॉलोइंग एज रिलेटेड टू प्रोटीन्स। फर्स्ट पेप्टाइड लिंकेज, सेकंड प्राइमरी स्ट्रक्चर, थर्ड डीनेचुरेशन। तो पेप्टाइड लिंकेज का क्या डेफिनेशन है? Proteins are the polymer of alpha amino acid and they are connected to each other by peptide bond or peptide linkage, ठीक है। पेप्टाइड लिंकेज क्या है? कि जो अल्फा अमीनो एसिड होती है वो आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है? CONH बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है? CONH बॉन्ड। ये हमें क्या एग्जांपल है? ग्लाइसैलानिन एसिड, ग्लाई एलानिन, ओके, ग्लाई एलानिन, ग्लाइसैलानाइन, ठीक है। तो ये उसके एग्जांपल है। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि जो हमारी क्या बोलते हैं अमीनो एसिड भी होती है वो भी सेम रिएक्ट करती है। वो लोग जुड़ते हैं और पानी उस निकल जाती है, हर जगह से पानी निकल जाती है, और ये हमारी बन जाती है पेप्टाइड लिंकेज। हमारी कैसे वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में पानी निकल जाता है, यहाँ भी सेम पानी निकलता है, ठीक है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। क्या पढ़ रहे हैं? क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। जो हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है, मे हैव वन और मोर पॉलीपेप्टाइड लिंकेज। जो हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स है, तो उसे बोल रहा है प्रोटीन्स में मे हैव वन और मोर पेप्टाइड चेन्स। ईच पॉलीपेप्टाइड इन प्रोटीन हैज एन अमीनो एसिड लिंक्ड विद ईच अदर इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। हर पॉलीपेप्टाइड में जो प्रोटीन है उसमें अमीनो एसिड होती है, एक दूसरे से लिंक्ड होती है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, ठीक है। एंड इट इज दिस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड दैट इज सेड टू बी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। हम ये बेसिक स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो, एक सीधा टावर सा जो खड़ा है, इसमें अमीनो एसिड्स हैं, डिफरेंट अमीनो एसिड आर लिंक टू ईच अदर। हम इसी को बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बेसिकली तुम जब स्टार्टिंग में पढ़ोगे बायोलॉजी तो तुमको यही चीज आएगी, ठीक है। थर्ड थर्ड बोल रहे हैं प्रोटीन। थर्ड हमें क्या बोला? डीनेचुरेशन है ना। थर्ड हमारी डीनेचुरेशन है। तो डीनेचुरेशन क्या होता है? प्रोटीन फाउंड इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम विद अ यूनिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड नेटिव प्रोटीन। और जो नेटिव प्रोटीन है वो is subjected to physical change like temperature or chemical change like change in pH, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब, ठीक है। जो हमारी जब भी क्या होता है, जो नेटिव प्रोटीन होती है, जो प्रोटीन जो ओरिजिनल फॉर्म में नीचे में प्रेजेंट रहती है और स्ट्रक्चरल और बायोलॉजिकल वर्क करती है, ठीक है। अगर उसको जब भी पीएच चेंज या फिर उसका चेंज इन केमिकल कंपोजिशन या टेम्परेचर, ठीक है, तो उसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जो हाइड्रोजन लिंकेज होती है, ऐसे जो लिंकेज है ना, उसमें डिस्टर्बेंस टूट जाती है, या फिर वो किसी दूसरी जगह लिंक, C1 C4 है तो C1 C6 लिंकेज कर जाएगी, जिसके कारण से ये जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो खराब हो जाता है। ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड एंड प्रोटीन लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन प्रोटीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन, ठीक है। जैसे ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट। डीएनए का प्राइम जो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा इंटैक्ट रहता है, भले ही उसका सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड है। अब coagulation of egg white on boiling is a common example of denaturation. You know that egg is a single cell, ठीक है, egg is a single cell,
अगर हम जब भी उसको पकाते हैं, मतलब ऐसे पैन पैन है, पैन पे तुम अगर ऐसे फोड़े और ऐसे उस पैन, अगर वो नीचे से आग जली हुई है और पैन पैन पे तुमने अंडे ऐसे फोड़ के डाला, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद देखोगी जो जो पहले जो लिक्विड थी, जो एक तो येलो लिक्विड है उसको यॉक बोलते हैं, और उसकी जो एग वाइट होती है, जो उसके बगल में व्हाइट कलर की लिक्विड है, व्हाइट नहीं ट्रांसपेरेंट ही होती है, मतलब लिक्विड है, वो थोड़ी देर बाद ना व्हाइट टर्न हो जाती है, और उसी को हम बोलते हैं, वो उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल इज द कर्डिंग ऑफ द मिल्क, ठीक है, कर्डिंग ऑफ द मिल्क को भी हम बोलते हैं वो डीनेचुरेशन, बिकॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क, मिल्क का जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो चेंज होकर उसको कर्ड के फॉर्म में कर देता है, मोटा कर देता है, भारी कर देता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द कॉमन टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमारे दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला तो अल्फा हेलिक्स होता है और फिर दूसरा होता है बीटा पिलेटेड स्ट्रक्चर। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन है, दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन refers to the shape in which a long polypeptide chain can exist. They are found to exist in two different type of structure. First अल्फा हेलिक्स, सेकंड है बीटा पिलेटेड शीट स्ट्रक्चर। दो दो तरीके से अल्फा हेलिक्स और बीटा पिलेटेड शीट स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस structure arises due to the regular folding of the backbone of the polypeptide chain due to the hydrogen bonding between NH groups of the peptide bonds, ठीक है। This structure arises due to the regular folding of the backbone of the polypeptide chain due to the hydrogen bonding between and NH group of the peptide bonds, ठीक है। दोनों के बीच जो फोल्डिंग होती है, रेगुलर फोल्डिंग, उसके फॉर्मेशन की वजह से हमें ये दो स्ट्रक्चर मिलते हैं। अल्फा हेलिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज इन विच अ पॉलीपेप्टाइड चेन कैन फॉर्म all possible hydro all possible hydrogen bonds by twisting into a right angle screw helix with a NH group of the each amino acid residue hydrogen bonded to the CO of an adjacent turn to the helix as shown in figure 10.1। तो फिगर में तुम क्लियरली देख सकते हो, जो जो अपना ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, मीन्स उसको रोटेटेड है, वो ऐसे रोटेट हुआ है, ठीक है। और जो सी डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर है वो एनएच स्ट्रक्चर से लिंक्ड है, अप डाउन लिंक्ड, ठीक है। वही हम आगे चलेंगे। इन बीटा पिलेटेड स्ट्रक्चर, in beta pilated sheet structure, all peptides contain are stretched out to nearly maximum extension and then let side by side, which are held together by intermolecular hydrogen bonds, ठीक है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से वो एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए हाइड्रोजन बॉन्ड्स और वंडर वॉल्स फोर्स होते हैं, ठीक है। एक दूसरे से काफी मतलब मोस्ट बहुत अच्छी खासी वो बॉन्ड्स होती है, बहुत असर करती है, मतलब बहुत चीजों में असर करती है। किसी भी एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट नेचुरली इंक्रीज करवाती है या फिर रिएक्शन रुकवाती है, बहुत काम करवाती है, बट इट्स वेरी मीन्स पावरफुल टाइप ऑफ फोर्स। ऑल द वीक फोर्स है बट बहुत पावरफुल है। स्ट्रक्चर रिजेंबल्स द पिलेटेड फोर्स ऑफ द ड्रैपरी एंड देयरफॉर इज नोन एज बीटा पिलेटेड, बीटा पिलेटेड, ठीक है। ये इसकी ऐसी स्ट्रक्चर होती है बीटा पिलेटेड, और ये अल्फा हेलिक्स की है। ओ 14 क्वेश्चन में आता है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हेल्प्स स्टेबलाइजेशन द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो पहली हमने देखी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इज द साइज ऑफ आर ग्रुप्स आर क्वाइट लार्ज, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप of one amino acid unit and another NH group of fourth amino acid unit fold in the same cell. As such, the polypeptide linkage, as such, the polypeptide chain coils up into spiral structure called right-handed alpha helix structure. This type of structure is adopted by most of the fiber structural proteins, such as those present in wool, hair, and muscles. Okay? These proteins are elastic, that is, they can be stretched during this process. The weak hydrogen bond causing the alpha helix structure are broken. This tends to increase the length of the helix like a spring. On releasing the tension, the hydrogen bonds are reformed, giving back their original helix. ठीक है। बेसिकली बोल रहा है कि यहाँ पे जो बॉन्ड्स होती है, एक तो जो अमीनो एसिड्स के बॉन्ड है वो तो रहेंगे। सेकेंडली
जो स्ट्रक्चरल हमने रोटेट की भी है, ठीक है, तो स्ट्रेच बॉन्ड्स है। और थर्ड हमारे होते हैं जो सी डबल बॉन्ड हो और एनएच ग्रुप के जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म हो रहा है, जो कि स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखते हैं, जो कि मतलब खींचने पे भी वापस उसी ओरिजिनल स्टेट पे इंटैक्ट ले आते हैं, वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है। अब हमें बोला था डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है? ठीक है। दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल्स अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप। जब हमारे जो पॉलीपेप्टाइड्स के चेन होते हैं वो कॉइल करके एक स्फेरिकल शेप देते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है। दिस आर यूजुअली soluble in water. Insulin and albumins are the common example of globular proteins. ठीक है। वही फाइब्रस प्रोटीन क्या होती है? फाइब्रस प्रोटीन होती है when the polypeptide chains run parallel are held together by hydrogen bonds and disulfide bonds, then fiber-like structure is formed. Such proteins are called generally insoluble in water. ठीक है। सम कॉमन एग्जांपल है केराटिन। केराटिन जो बाल में प्रेजेंट होता है, केराटिन शैम्पू करते हो। ठीक है। एंड मायोसिन प्रेजेंट इन मसल। मायोसिन, एक्टोसिन, मायोसिन मसल्स में होती है। ठीक है। हाउ डू यू एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड? अमीनो एसिड कंटेन्स एन एसिडिक ग्रुप एंड अ बेसिक अमीनो ग्रुप इन द सेम मॉलिक्यूल। एक अमीनो एसिड में एक एसिडिक साइड होता है, एक बेसिक साइड होता है। कैसे इंसान के दो चेहरे होते हैं, वैसे ही अमीनो एसिड है, एक साइड बेसिक है, एक साइड एसिडिक है। इन एक्वस सॉल्यूशन दे न्यूट्रलाइज ईच अदर। जब भी वो पानी में जाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में जाते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, H+OH- लगा के पूरा अच्छे से, मतलब दही मक्खन लगा के अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप लूजेस अ प्रोटॉन। ठीक है। जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, while the अमीनो एसिड एक्सेप्ट, जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो प्रोटॉन लूज करता है और अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करके एक डाइपोलर आयन के का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन। ठीक है, ज्विटर आयन। हाँ देखो, ट्विटर नहीं है, ज्विटर है। ठीक है। ज्विटर आयन, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है अपना, ये एक क्या बोलते हैं, जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो एक प्रोटॉन लूज करता है और इसको देता है। ठीक है। कार्बोक्सिल ग्रुप ने एक प्रोटॉन लूज करके एक इसको देता है, हमारे अमीनो ग्रुप को, और वो एक्सेप्ट करता है और ज्विटर आयन की फॉर्मेशन करता है। ये देख लो, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसने अपना एक प्रोटॉन इसको दिया, और यहाँ पे क्या हुआ कि इधर से इस पे गया। ठीक है। तो जब इसमें आना था तो पहले इसने एक एच डोनेट किया यहाँ पे, और ये एक N+ हो गया, और इसको फिर यहाँ से आर में धक्का मार के एक एच बाहर निकाल दिया। ठीक है। फिर उसके बाद ये ज्विटर आयन की देख लो, ज्विटर आयन फेज चेंज कर रहा है, कभी निगेटिव में आ जा रहा है, कभी पॉजिटिव में आ जा रहा है। इट इज द फंक्शन ऑफ ज्विटर आयन। ठीक है। 17 water enzymes. Enzymes are the biocatalysts which speed up reaction in biosystem. They are very specific and selective in their action. Chemically majority of enzymes are proteins. Enzymes biocatalysts होते हैं। ठीक है। एंजाइम बायोकैटलिस्ट होते हैं जो स्पीड अप रिएक्शन इन द बायोसिस्टम, और दे आर मोस्टली प्रोटीन्स। ठीक है। सेकंड 18 क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? तो जो इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन होता है, पहले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डिस्टर्ब एंड द प्रोटीन लूजेस देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। पहली इफेक्ट यही होती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डिस्टर्ब एंड द प्रोटीन लूजेस देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। सेकेंडली होती है कि जो टर्शरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, वो डैमेज हो जाती है, वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है। भाई प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहे, बट टर्शरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब वो उसकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, इट लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी अगेन। ओके। 19th क्वेश्चन है, हाउ आर विटामिन क्लासिफाइड? नेम द विटामिन रिस्पॉन्सिबल कोagulation ब्लड। क्लास विटामिन को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं बेसिस ऑफ द सॉल्युबिलिटी। वाटर soluble विटामिन है, फैट soluble विटामिन। तो फैट soluble विटामिन होते हैं विच आर soluble in fat and oils but are insoluble in water। ठीक है। जो insoluble in water होते हैं, which are soluble in fat and oils but are insoluble in water, are kept in this group। हम बोलेंगे इसमें विटामिन A D E K। ठीक है। A D E K, A D E K, A D E K, ये होते हैं फैट soluble विटामिन। दे आर स्टोर्ड इन लिवर एंड एडिपोज। ठीक है। एडिपोज टिश्यू। जो वाटर soluble विटामिन होते हैं, बी ग्रुप विटामिन एंड विटामिन सी आर soluble in water, so they group together।
Water soluble vitamins must be supplied regularly in the diet because they're readily excreted by urine and cannot be stored in the body except vitamin B12 in our body. Vitamin B12 अपने बॉडी में खुद से बनता है. Vitamin K is responsible for coagulation of blood. ठीक है. Vitamin K is responsible for coagulation of blood. Why are vitamin A and C essential to us? Very important. विटामिन ए और सी एसेंशियल क्यों है? जब तक हमें उसके ऊपर डेफिशिएंसी पे डिजीजेस नहीं पता होगा, तभी जानेंगे कि क्यों एसेंशियल है. तो जैसे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेस जेरोफ्थैलेमिया. ठीक है, जेरोफ्थैलेमिया, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई. आपने हमारी आई की कॉर्निया बहुत सॉफ्ट होती है. इट हेल्प्स इन द परफेक्ट विजन एंड मूवमेंट. ठीक है. और जो क्या होता है अपने को नाइट ब्लाइंडनेस, रात में ना दिखना, ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है. और इम्पोर्टेंट सोर्सेज क्या होते हैं? फिश लिवर ऑयल, कैरेट्स, बटर एंड मिल्क. ठीक है, विटामिन ए की इम्पोर्टेंट सोर्स है. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी क्या करता है? स्कर्वी कॉज करता है, जिसमें हम बोलते हैं ब्लीडिंग गम्स. हमारे दांतों के बीच में जो मसूड़े होते हैं, मसूड़ों से खून निकलना, उस खून में स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है. और इम्पोर्टेंट सोर्सेज होते हैं साइट्रस फ्रूट, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. ठीक है. 21 क्वेश्चन पे आते हैं. तो व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड? मेंशन टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है, द पार्टिकल इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटरी आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड अदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड क्या है? ये एक क्रोमोसोम्स है जो मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है. तो मतलब टू इंपॉर्टेंट फंक्शन में क्या है? पहले तो ट्रांसमिशन ऑफ डीएनए फ्रॉम वन टू मतलब फ्यूचर जनरेशन, जिसको बोलते हैं हेरिडिटरी मटेरियल, जीन्स ट्रांसफर करना उस डीएनए का काम है. और सेकेंडली डीएनए एंड आरएनए सिंथेसाइजेस ऑल प्रोटीन नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी. ठीक है. सब कुछ डीएनए आरएनए बनाता है, प्रोटीन ये सब. ठीक है. अब हमें पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड. तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? अ यूनिट फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस वन टू द फर्स्ट पोजीशन और sugar is known as nucleoside. In nucleoside, the sugar carbon are numbered as first, second, third in order to differentiate this from bases. Nucleotides are joined together by phosphodiether linkage between fifth and third carbon atom of pentose sugar. यहाँ देखो फिफ्थ और थर्ड कार्बन एटम के बीच में यहाँ पे जो क्या बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है, हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स. और जो फर्स्ट कार्बन होता है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड. ये न्यूक्लियोसाइड है. ओके. टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल बट आर कम्प्लीमेंट्री. एक्सप्लेन. जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, वो आर नॉट इक्वल बट आर कम्प्लीमेंट्री. ठीक है. न्यूक्लिक एसिड हैव सेकेंडरी स्ट्रक्चर आल्सो. जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक gave a double strand helix structure for DNA. Two nucleic acid chains are wound about each other and held together by hydrogen bonds between pairs of bases. These two strands are complementary to each other because the hydrogen bonds are formed between the specific pair of bases. Adenine forms a bond with thymine, whereas cytosine forms bond with guanine. Because of different sizes and geometry of the bases, the only possible pairing in the DNA are guanine and cytosine, and those three hydrogen bonds. Cytosine equal to, that is cytosine equals to guanine, and between A, adenine and thymine through two hydrogen bonds, that is A equal to T. ठीक है. Due to this base pairing principle, the sequence of bases in one strand automatically fixes the sequence of bases in another strand. ठीक है. बहुत कुछ है बट वो याद कर लेना बेसिक, बस सिंपली हो जाएगा. तो 24th क्वेश्चन अपने को बोल रहा है. अपना 23rd क्वेश्चन था, 24th क्वेश्चन है. व्हाट आर टू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? तो डीएनए और आरएनए में दो फंक्शनल स्ट्रक्चरल डिफरेंस और फंक्शनल डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट डीएनए में स्ट्रक्चरल डिफरेंस की बात करेंगे. सुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज 2-deoxy डी राइबोस. ठीक है. Sugar present in RNA is D minus ribose. ठीक है. DNA consists cytosine and thymine as pyrimidine bases and guanine and adenine as purine bases. RNA consists cytosine as and uracil as pyrimidine and guanine and adenine as purine bases. DNA has double-stranded alpha helix structure. RNA has single-stranded alpha helix structure. DNA molecule are very large in
their molecular mass may vary for 6 into 10 to the power 6 into 16 to 10 to the power 6. RNA also computed much smaller with mass ranging from 20,000 to 40,000 unit mass. ठीक है, फंक्शनल डिफरेंस देखो, डीएनए हैज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, आरएनए हैज does not really replicate. DNA controls the transmission of hereditary effects. RNA controls the synthesis of proteins. डीएनए भी करता है बट आरएनए मोस्टली करता है, ठीक है। तो ये हमारी ये क्वेश्चन भी हो गए। अब हमारा 25th क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए फाउंड इन द सेल। पहला होता है राइबोसोमल आरएनए जिसको हम बोलते हैं आरएनए, ठीक है। दूसरा होता है एमआरएनए जिसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। तीसरा होता है टीआरएनए जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। तीनों के अलग अलग फंक्शन है। आर राइबोसोमल राइबोसोम्स फॉर्मेशन के काम आता है। एम मैसेंजर आरएनए कुछ आरएनए मतलब न्यूक्लियर मैसेजेस के करता है और ट्रांसफर होता है फूड्स एंड डिफरेंट थिंग्स देखता है, तो वो पर वर्क के हिसाब से डिपेंडेंट है। तो हमारा ये आज बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर हो गया है और हम इसको यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। काफी कुछ इसमें मतलब याद करने की चीजें तो याद कर लेना और खुद का ख्याल रखना और सब होते हैं तो अच्छे से चिंता मत करो। सो मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ।